बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर मुख्तलिफ एजेंडा डिस्कस होते हैं। एक एजेंडा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से सन 2000 में फाइनलाइज हुआ, तकरीबन 191 मुल्कों ने इसको एक्सेप्ट किया और उसमें 8 गोल्स सेट किए गए, जिसके 18 के करीब तकरीबन टारगेट सेट किए गए। ये आप स्क्रीन पे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं कि ये 8 गोल्स उस वक्त जो सेट किए गए थे वो ये थे कि 15 साल के अंदर अंदर जो सबसे बड़ा टारगेट था पॉवर्टी रिडक्शन का, कि हर मुल्क ने अपने हर मुल्क की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने जो गुर्बत है, गुर्बत की शरह को वो तकरीबन 50% तक उसमें कमी लेके आएंगे। तो पाकिस्तान में तकरीबन उस वक्त पॉवर्टी की शरह जो थी वो 42%, यानी 42% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन उस वक्त एस्टिमेशन की गई और ये टारगेट सेट किया गया। इनमें ये और बहुत सारे टारगेट जो स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो पाकिस्तान ने सन 2007 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये दावा किया कि हमने 42% से पॉवर्टी कम करके 22% तक, यानी 22% तक हम पॉवर्टी को लेकर आए हैं 2007 में। लेकिन ये इसी साल में 2007 में एक अमेरिकन वेल नोन रिप्यूटेड प्रोफेसर ने ये दावा किया अब डाटा एस्टिमेशन के बाद कि पाकिस्तान में अगर पॉवर्टी लाइन $2 पर डे अगर हम टारगेट रखें पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए, तो पाकिस्तान में 85% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। बहरहाल उस वक्त हम अमेरिका के साथ फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर काम कर रहे थे, कोई ज्यादा पकड़ नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं, इनमें आप पढ़ सकते हैं, तफसीलात में हम नहीं जाएंगे, फिर किसी वक्त की किसी हर एक गोल को डिस्कस भी अगर मौका मिला तो करेंगे। लेकिन अब तरक्की का किबला चेंज होने जा रहा है। तरक्की जो थी पहले वेस्टर्न और अमेरिकन हेजमनी जो है वो तकरीबन खत्म होने को है और तरक्की का किबला जो है वो अब एशिया है। एशिया में चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर उभरा है। परचेजिंग पावर पैरिटी के मुताबिक इस वक्त चाइना दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है और अदरवाइज भी ये अमेरिका के बाद दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी समझा जा रहा है, जिसमें सी पैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इसकी तरफ बाद में आता हूं, लेकिन मैं पहले आपको समझा दूं कि सन 2000-2015 के दरमियान पॉवर्टी जिसको हम कहते हैं आमतौर पे, तो गुर्बत जिसको कहा जाता है, इसकी सिर्फ कोई एक डेफिनेशन नहीं बल्कि 15 तरीकों से इसको डिफाइन किया गया, जिनमें से एक मैं 11-12 आपके साथ शेयर करता हूं जो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर पॉवर्टी को कैसे हम देखेंगे कि कौन गरीब होगा। मिसाल के तौर पर जिसके घर में भूख है, जिसके पास शेल्टर नहीं है, रहने को जगह नहीं है, बीमार है तो वो इलाज नहीं करवा सकता, डॉक्टर के पास नहीं जा सकता वसाइल की कमी की वजह से। या इसी तरह जो एक और है कि अगर कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, या फिर वो पढ़ लिख नहीं सकता, या फिर उसके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, या उसको कल की फिक्र है, अगर आज खाने पीने का बंदोबस्त हो गया है, कल की फिक्र है कि कल उसके पास ये वसाइल होंगे कि वो खा पी सकेगा कि नहीं, उसके पास खुराक के वसाइल, शेल्टर फूड, शेल्टर क्लोथिंग का बंदोबस्त होगा या नहीं होगा। इसी तरह ये बाकी कि ये खतरा रहना कि बीमारी की वजह से उनके बच्चे मर जाएंगे, फौत हो जाएंगे, पानी का गंदा होना, और फिर उनके पास अख्तियारात का, ताकत का ना होना। किसी भी शख्स के पास अगर ये चीजें नहीं हैं तो वो गरीब समझा जाएगा। इसी तरह अगर किसी एक ग्रुप की या किसी फर्द की या किसी एक इलाके के लोगों की अगर नुमाइंदगी नहीं है तो उनको भी गुर्बत में शामिल किया जाएगा, उनको भी वो भी बिल्कुल गरीब की तरह ही ट्रीट होंगे। इसी तरह अगर किसी के पास आज़ादी नहीं है तो ये वो मुख्तलिफ उसके डायमेंशंस जिनको हम कह सकते हैं गुर्बत के डिस्कस किए गए। अब पता नहीं उस वक्त की गवर्नमेंट ने 2007 में गुर्बत को कैसे मेजर किया। बहुत अजीब तरीके से मेरी अपनी एस्टिमेशन ये है कि हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे का उस वक्त का जो अवेलेबल डेटा था उसके मुताबिक जो मेरी मेजरमेंट थी, पाकिस्तान में उस वक्त 22% की बजाय तकरीबन कोई 49%, बिल्कुल वही क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने किया था उसके मुताबिक तकरीबन 49% लोग जो थे वो गुर्बत से नीचे थे।
लेकिन बहरहाल एक इंटरनेशनल लेवल के एक प्रोफेसर ने, ग्रेगरी मैनकीव ने, उसने एस्टिमेट किया कि पाकिस्तान में गुर्बत उस वक्त $2 पर डे के हिसाब से अगर मेजर किया जाए वसाइल को, तो 85% पाकिस्तानी लोग जो थे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे शुमार हुई। अब किबला चेंज हो गया। यहाँ जब मैं कहता हूँ तरक्की का किबला चेंज हो गया, तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि यहाँ पे सीपैक और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का काफ़ी चर्चा है। हमने कैसे उससे उससे मुस्तफ़ीद होना है, और चाइना और पाकिस्तान और इसी तरह दीगर वर्ल्ड जो एशिया में ख़ास तौर पे जो कौमें हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभानी हैं। अगर मैं आपको, ऐसा ना हो कि हम इन ज़िम्मेदारियों को भूल जाएँ और फिर हमारा स्टेटस खुदा ना ख़ास्ता चाइना के मुकाबले में ऐसा ना हो जैसा कि मेक्सिको का अमेरिका के नेबर होने की के बावजूद है। यानी जिस तरह मेक्सिको अमेरिका के सामने है, इसी तरह पाकिस्तान कहीं खुदा ना खास्ता चाइना के सामने ना हो। बहरहाल यहाँ पे मकसद क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलवाना है कि जो चाइना की तरफ से हमें ऑफ़र्स की जा रही हैं, प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, उससे हम मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बहरहाल ये यहाँ पे अगर आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो उस वक़्त सेट किए गए, उनमें जो गोल नंबर 7 है, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। लेकिन अगर आप गौर करें इस बात पे, तो पाकिस्तान इस वक़्त इस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस कर रहा है। पिछले साल तकरीबन कोई $30 बिलियन एक एस्टिमेशन के मुताबिक हमारा नुकसान हुआ। लेकिन ये अगर इस पे मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट देखा जाए, यानी जब एक शख्स कोई कमाता है, आगे वो एक्सपेंडिचर करता है, दूसरे की इनकम बनती है, वो एक्सपेंडिचर करता है, तो ये एक साइकिल है। अगर हम इस मल्टीप्लायर साइकिल को देखें, तो पाकिस्तान ने पिछले साल तकरीबन कोई $100 बिलियन से भी ज्यादा अपना इकोनॉमिक लॉस किया है। अब आगे बढ़ते हैं, जो नए गोल्स हैं, नए गोल्स में हमारे एसडीजी के नाम से अब यूनाइटेड नेशन ने सेट किया है एजेंडा, जो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल चैलेंजेस इस वक्त दुनिया फेस कर रही है, उसको किस तरह से हैंडल करना है। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल जब गोल्स हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो वसाइल आज हमारे पास हैं, यानी जो हमारी सर्विसेज और गुड्स, अशिया और खिदमत आज जो हमारी जिंदगी में है, क्या ये कल अवेलेबल होंगी। हमने ऐसे स्टेप्स लेने हैं, मेजर लेने हैं, जिनमें ये 17 के करीब, 17 के करीब जो एसडीजीज जो है, जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन ने सेट किए हैं, और दुनिया इसको, इसके पीछे जो है अपने प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स डिजाइन करने जा रही है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने जा रही है, ताकि इनमें से एक जो है वो, ये जो एनवायरमेंटल है, जो पीछे भी था, एमडीजी में भी था, और यहाँ भी इसको एक खास अहमियत हासिल है। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ख़ास तौर पे इसका निशान है, निशाना बना है, और इस साल भी अभी बेमौसमी बारिशें और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बहुत बड़े चैलेंज का शिकार है। इस पे कोई बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर देखा जाए, तो साइंटिस्ट ने तो इस पे काफ़ी रिसर्च की हुई है, लेकिन जो काम करने की ज़रूरत है, वो सोशल साइंटिस्ट को इसमें काम करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में इस सिलसिले में मदद करनी चाहिए, और बताना चाहिए कि ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो पाकिस्तान हर साल इन चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तो ओपेक यानी सीपेक के फ्रेमवर्क में चाइना की मदद से हम किस तरह से इन इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, क्योंकि वेस्ट को तो अपनी पड़ी हुई है, शायद वो हमारी मदद के लिए ना आ सके। इस सिलसिले में एक छोटी सी स्टडी जो मेरे सामने आई, जो पाकिस्तान में कंडक्ट की गई है, ये एक इंडस्ट्रियल जोन है पिशावर में, हयाताबाद, हतार, गदून। 190 रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे इसका सर्वे किया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इन इलाकों में, और उसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को खास तौर पे तवज्जो देने की कोशिश की गई है, और एक तवज्जो दिलाओ आर्टिकल के तौर पर हम इसको ले सकते हैं, अगरचे इसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं इस स्टडी की। मतलब उसमें ग्रीन परचेजिंग की बात की गई है, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज है, तो ऐसी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए, कंज्यूम की जाए इस स्टडी के मुताबिक,
और ओवरऑल भी जो हमारा जो सस्टेनेबिलिटी का जो गोल है यूनाइटेड नेशन के फोरम पे, उसमें भी, जिसमें एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो, एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए, एनर्जी के मुनासिब मुतबादिल वसाइल और जराए एक्सप्लोर किए जाएं, और ऐसी अशिया और ऐसी पैकिंग हो उनके, और ऐसा उनका लाइफ साइकिल हो चीजें बनाने से फाइनल कंजम्पशन तक का, जिसमें हम इस जमीन को गंदा ना करें और इसके मौसमियाती तब्दीलियों को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। तो ये इसमें एक खास रोल है। तो इसमें इस स्टडी ने सी पैक का अगरचे रोल डिस्कस किया है, और इसमें सिंपल इसका रोल इस तरह से डिस्कस किया गया है कि ऐसे मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे मैनेजमेंट जो सी पैक से फेमिलियर है और सी पैक से रिलेटेड वो कुछ इंटेंशन, कोई इरादा रखते हैं कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट करें, तो वो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आया है, और उनकी सस्टेनेबिलिटी यानी परफॉर्मेंस की जो सस्टेनेबिलिटी है फ्यूचर में, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आई है। लेकिन इस स्टडी की बहुत बड़ी वीकनेस है कि इसमें डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, यानी वेरिएबल्स को सही तौर पे, जो डायमेंशंस हैं उनको सही तौर पे ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है, अगर आप किसी से पूछें कि आप अच्छे आदमी हैं, तो यकीनन वो कहेगा हाँ हम अच्छे हैं। बिल्कुल इसी तरह इंडस्ट्री से पूछा गया कि आप एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ की जो सीरीज है, कोडिंग सीरीज है, उसके मुताबिक आप पैदावार करते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है उसको फॉलो किया जाता है, तो यकीनन सबने यस ही कहना था। तो इसलिए इसके अगरचे पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आए हैं, यकीनन इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स रियल लाइफ में भी हैं, लेकिन जिस बात की जरूरत है वो ये कि इसमें मजीद रिसर्च की जरूरत है। हमारी इस तरफ तवज्जो दिलाने का, इस लेक्चर का, इस डिस्कशन का मकसद ये है कि जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं उसमें एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उसको पाकिस्तान में खास अहमियत देनी चाहिए, और पॉलिसी मेकर्स और हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स, इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए। इसके कई तरीके हो सकते हैं। बजाय डायरेक्ट सवाल, यानी सोसाइटी को एंगेज करना चाहिए, उसके अंदर इंटरव्यूज करने चाहिए, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनके अंदर मीडिया के जरिए अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। और मजीद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, खास तौर पे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो रिसर्चर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रैक्टिकल रिसर्च जानते हैं, उनको इन एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए, ताकि वो हमारी सोसाइटी को और पॉलिसी मेकर्स को एट द सेम टाइम अवेयर करें, और उनको बताएं कि तरक्की के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज और चैलेंजेस को बस सामने रखा जाए, और जो भी पॉलिसी बनाई जाए उसमें सोसाइटी का खास ख्याल रखा जाए, जिसको हम कहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी हर बिजनेस, हर कारपोरेशन, हर मैन्युफैक्चरिंग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज होने जा रहा है, उसको सोसाइटी का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, इस मुल्क के माहौल को, क्लाइमेट को पॉजिटिव रखना है, फेवरेबल रखना है, ताकि हम सबका फायदा हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए